हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए यूनिट के बारे में फ्रॉम द मॉड्यूल सी ऑफ एबीएम। एंड ये सीरीज है ही एबीएम के बारे में, जहां पर ए टू जेड सब चीजें कवर होंगी, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग एंड कंसेप्चुअल पार्ट्स तो डेली कवर कर ही रहे हैं। तो इस वीडियो का जो पार्ट है, इसमें हम चैप्टर नंबर 19 को स्टार्ट करने वाले हैं एबीएम के, जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के साथ रिलेटेड है। एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी पिछली वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएं और नोट्स मिल जाएं, तो आपको इस नंबर को सेव कर लेना है, जो कि है 8360944207। CAIIB गुरु लिख करके इस नंबर को सेव कर लो और हमें व्हाट्सएप कर दो, सेव्ड फॉर CAIIB लिख करके। एंड हम आपको डेली बेसिस पर ये पीडीएफ एंड लिंक्स भेजने स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, इट्स रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। एंड ये है एबीएम मॉड्यूल सी, चैप्टर नंबर 19। एंड मेरा नाम है आशीष जैन। मैं आपके लिए जेआईबी सीआईबी प्रमोशंस की ऐसी ही वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वर्किंग कैपिटल होती क्या है? देखो, एक बिजनेस है यहाँ पर, एंड इस बिजनेस को डे रूटीन में अपने खर्चे चलाने हैं। इसको अपने लेबर की सैलरी पे करनी है, रॉ मटेरियल लेना है, प्रोसेस करना है चीज़ों को बेचना है और फिर से पैसा कमाना है। यानी कि जब आपके पास पैसा था तो आपने उस पैसे से रॉ मटेरियल को परचेज किया, आपने उसकी प्रोसेसिंग करी, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिर से उसको मार्केट में ले गए, सेल किया और फिर से पैसा आया। तो पैसे से जब तक पैसा वापस नहीं आ जाता, उस टाइम पीरियड को हम वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। एंड वर्किंग कैपिटल आपके दिनचर्या को चलाने के लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उसको कवर करने के लिए स्टार्ट होता है। तो इस बात से एक चीज हमें क्लियर होगी है कि वर्किंग कैपिटल जो होता है, दिस इज शॉर्ट टर्म बेसिस, यानी कि ये शॉर्ट टर्म में खर्चे जो होते हैं उनको चलाने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल जो किया जाता है, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। तो हमने लास्ट वीडियो में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म एसेट्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। अगर मैं टोटल ऑफ द करंट एसेट्स बोलूं, यानी कि जिसको मैं करंट एसेट्स का टोटल कह सकता हूं, तो वो सारा मेरा वर्किंग कैपिटल भाई बनता है। लेकिन उसको मैं क्या कहूंगा? आई विल बी सेइंग इट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स में हमारे पास शामिल होते हैं बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, स्टॉक्स, जो भी आपके डेब्टर्स हैं, जो आपके रिसीवेबल्स हैं, वो सभी आपके पास करंट एसेट्स का पार्ट बनते हैं। एंड दिस इज फॉर्मिंग योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। उसी करंट एसेट्स में से अगर मैं कंपनी की करंट लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरे पास बन जाती हैं नेट वर्किंग कैपिटल। यानी कि वो करंट एसेट्स जो मेरे एक्सीड कर रहे हैं ओवर द करंट लायबिलिटीज, उन्हीं को हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो अगर एक बिजनेस का जो करंट एसेट है वो 10 लाख का है, और करंट लायबिलिटीज जो है वो हमें दी गई है 4 लाख रुपए की, तो उनके जो नेट वर्किंग कैपिटल होगी, डेट विल बी 10 - 4 lakhs, यानी कि 6 लाख रुपए की नेट वर्किंग कैपिटल होगी। तो आइए करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को फिर से समझते हैं। एज आई टोल्ड यू, करंट एसेट्स में कैश रहेगा, अकाउंट रिसीवेबल्स रहेंगे, यानी कि जो पैसा वापस आना है, आपका स्टॉक, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, वो सब चीजें आपके पास शामिल रहेंगी करेंट एसेट में। और अगर वहीं पर हम करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं, तो जो भी आपके अकाउंट पेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स है, सीसी लिमिट है, ड्राफ्ट है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, जो एडवांसेस पेमेंट आपने एडवांस पेमेंट्स ली हैं कस्टमर से, ये सभी आपकी करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनेंगे। तो हमने समझा मोटे मोटे तौर पर कि वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है, एंड साथ के साथ हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में समझा। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कैश था, तो लेट्स से दैट यू आर हैविंग द कैश विद यू, राइट। ये कैश से आपने परचेज किया है रॉ मटेरियल। अब उस रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करेंगे और ये फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ तो हो सकती है कि आप इस फिनिश गुड्स को सेल करने के लिए मार्केट में जाएं और आपको साथ के साथ फिर से कैश मिल जाए, यानी कि इस तरह से कुछ सीधा कैश मिल जाए। एक तो चीज़ ये हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि आपको उधार के ऊपर सामान बेचना पड़े, यानी कि क्रेडिट सेल करनी पड़े। अब क्रेडिट सेल यानी कि उधार पर सामान बेचना पड़ेगा, तो पैसा कुछ देर बाद आएगा। तो पहले मान लीजिए कि ये वाले साइकिल में, यानी कि इस वाले साइकिल में
अगर मैं कहूँ कि जो टाइम पीरियड लग रहा था, वो लग रहा था 35 डेज़ का। और अगर हम क्रेडिट भी देते हैं, मान लो कि क्रेडिट देने के बाद जो टाइम लगता है, वो लगता है 60 डेज़ का। यानी कि विदाउट क्रेडिट जो था, वर्किंग कैपिटल साइकिल वो शॉर्टर था, एंड विद लोन यानी कि विद क्रेडिट जो वर्किंग कैपिटल साइकिल था, वो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल इलोंगेट हो गया, राइट? तो ये वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में है। सो वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है वो टाइम जो आपको लगता है एक पूरा का पूरा ऑपरेशन साइकिल कंप्लीट करने में, यानी कि रॉ मटेरियल के परचेज से लेकर के जब तक आप सेल्स करके कैश नहीं ले आते अपने पास, उसको हम वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। तो इसमें आप रॉ मटेरियल को परचेज करते हो, इसमें आप उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, फिर से उनको बेचने के लिए ले जाते हो, आपको कस्टमर से पेमेंट मिल जाती है, फिर से उसको आप लगा देते हो री इन्वेस्टमेंट में। दिस इज योर वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो आपने ऑर्डर किया एंड फर्दर आपने स्टॉक लिया, आपने सप्लायर को पे किया, ओवरहेड पे किए, कस्टमर को आपने सेल कर दिया सामान, एंड आपके पास फिर से कैश आ गया। अब कौन कौन से फैक्टर्स आपके इस वर्किंग कैपिटल साइकिल को इम्पैक्ट कर सकते हैं? तो हो सकता है किसी इंडस्ट्री में आपको रॉ मटेरियल को स्टॉक्स में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में बहुत कम टाइम लगे। हो सकता है किसी इंडस्ट्री में ये टाइम आपको काफी ज्यादा लगे। सो टाइम टेकन टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स रिलेटेड टू जो लोन आप दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, क्रेडिट के ऊपर जो सामान दे रहे हैं, एंड फर्दर जो क्रेडिट आपको मिलता है अपने सप्लायर से जिससे मैं रॉ मटेरियल ले रहा हूं, ठीक है? तो वो भी इस चीज को इम्पैक्ट करता है, ठीक है? तो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो 2 महीने का टाइम लेता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, एंड फर्दर उनको 1 महीने के क्रेडिट पर बेच देता है एंड गेट्स रॉ मटेरियल ऑन 1 मंथ क्रेडिट, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होगा? 2+1 - 1, यानी कि 2 महीने का क्रेडिट साइकिल होगा। अब इसमें -1 जो किया है, दैट इज बेसिकली जो क्रेडिट के ऊपर आपको सामान मिल रहा है, क्योंकि वो पीरियड हमने बीच में शामिल ही नहीं करना, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी आपको बीच में मिल रहा है। तो जितना ज्यादा बड़ा साइकिल होगा, उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर एबीसी इंडस्ट्री है, वहां पर आपके पास लेट्स से वर्किंग कैपिटल साइकिल 3 महीने का है, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल आपको 3 महीने के लिए चाहिए रहेगा। और जहां पर वर्किंग कैपिटल लेट्स से साइकिल जो है वो 2 महीने का है या 1 महीने का है, वहां पर उतना ही कम पैसा यानी कि वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए रहेगी। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल को इवेल्युएट करना बैंक्स के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है, एंड साथ ही साथ इसमें लिक्विडिटी रेशियोज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करना चाहते हो और लोन देना चाहते हो, इन रेशियोज के बारे में हमने काफी हद तक पहले भी पढ़ा था। जैसे वी रेड अबाउट द लिक्विडिटी रेशियो, तो लिक्विडिटी रेशियो में हमने एक रेशियो पढ़ी थी, वो थी करेंट रेशियो के बारे में। करेंट रेशियो पर्टिकुलरली वो रेशियो होती है जो लिक्विडिटी के बारे में बताती है, एंड इट इज करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करेंट लायबिलिटीज, ठीक है? तो करेंट एसेट्स को अगर आप करेंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देते हो, तो आपको मिल जाती है करेंट रेशियो। इसकी आइडल रेशियो जो है वो है 1.33:1। इसी तरह से इसी का एक स्ट्रिंजेंट रूप है, दैट इज अ क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में आप क्विक एसेट्स का इस्तेमाल करते हो, इसकी जो आइडल रेशियो है वो है 1:1, राइट? तो बैंक्स के लिए जो करंट रेशियो का आइडियल है वो है 1.33:1, और जो क्विक रेशियो का आइडियल है दैट इज 1.00:1, ठीक है? ये आपके पास कहां से आई फिगर्स? नो, एक फिगर जो 1.33:1 आई है, ये आपके पास फिगर आई है सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग से। यानी कि टंडन कमेटी ने ना अलग अलग लेंडिंग के फैक्टर्स दिए थे, हमें पर्टिकुलर मेथड दिए थे। तो आप जब भी वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं ना, तो 2-3 नाम तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक जो नाम है वो है टंडन कमेटी, एंड दूसरा जो नाम है वो है नायक कमेटी, ठीक है? तो टंडन कमेटी ने एक्चुअल में 3 मेथड दिए थे, एक था मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। मेथड 3 जो था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पसंद ही नहीं आया, तो वो हम शामिल करते नहीं हैं। और मेथड 1 के हिसाब से जो मिनिमम करेंट रेशियो मेंटेन रहेगी वो थी 1.17:1। जो मेथड 2 था उसके हिसाब से जो मिनिमम करंट रेशियो मेंटेन रहेगी वो थी 1.33:1, ठीक है? मेथड 3 को हम शामिल ही नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन में। इसी तरह से हमारे पास एक नायक कमेटी मेथड था जो कि प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर के ऊपर बेस्ड था, ठीक है? तो इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर
हमारे पास स्क्रीन पर लिखा हुआ है एज पर द मेथड 1, एज पर द मेथड 2, तो वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। इसी तरह से प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड यानी कि नायक कमेटी मेथड के हिसाब से जो मिनिमम टर्नओवर मेंटेन रहेगी दैट इज 1.25:1, राइट। तो ये लिक्विडिटी रेशियो के बारे में हमने पढ़ा। अब मेथड्स क्या हैं आपके बैंक फाइनेंस को असेस करने के लिए? तो पहली चीज है कि आपको टर्नओवर का जो लेवल है वो चेक करना होगा, दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट स्टेप, कि आप टर्नओवर का लेवल चेक करें। एग्जिस्टिंग बिजनेस देखो चेक कर सकते हैं कि पास्ट रिकॉर्ड क्या था, पहले टर्नओवर लेट से 50 लाख की थी, अब 70 लाख की होगी, तो मैनेजेबल है, राइट। तो नए बिजनेसेस के लिए आपको चेक करना पड़ता है मार्केट के नॉर्म्स क्या है, प्रेजेंट मार्केट डिमांड क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, सब फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। कैपेसिटी कैपेबिलिटी को भी चेक करना पड़ता है, चाहे आपका यूनिट एग्जिस्टिंग यूनिट हो, चाहे यूनिट आपका नया बिजनेस हो। यू नीड टू चेक कि क्या ये जो टर्नओवर आप कंसीडर कर रहे हो क्या वो रीजनेबल है, क्या वो अचीवेबल है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। सेकंड जो स्टेप है वो है असेसिंग द ग्रॉस टोटल वर्किंग कैपिटल, यानी कि ग्रॉस टोटल वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि टोटल करंट एसेट्स। सो जब भी हम बात करते हैं रिलेटेड टू द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम टोटल करंट एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो टोटल करंट एसेट्स आपको चेक करने पड़ेंगे। तो जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं उन सब का सम टोटल जो होगा दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो दैट इज अ फॉर्मूला। अब इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी आपके पास करंट एसेट्स है सभी को ऐड कर लो तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बन गया, राइट। तो अलग अलग इसमें कंपोनेंट होते हैं, तो ये सभी कंपोनेंट आपके पास हैं। थर्ड जो थिंग है दैट्स रिलेटेड टू फर्दर हमारे पास आता है दैट्स रिलेटेड टू सोर्सेज फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल नीड्स। कहाँ कहाँ से आपके पास पैसा आ सकता है अपनी वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरा करने के लिए? देखिए, एक तो चीज है दैट्स रिलेटेड टू बिजनेस कंट्रीब्यूशन, यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल जो आपके पास बचेगी। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज करंट एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज। या आपके जो आपके सरप्लस पैसे पड़े, सरप्लस लॉन्ग टर्म आपके पास लायबिलिटीज हैं, सरप्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, वो भी पार्ट बन सकती हैं आपके वर्किंग कैपिटल का। जैसे मान लो कि आपके ऑनर ने पैसा लगा दिया, आपके लॉन्ग टर्म जो यूजेस है वो तो इतने हुए नहीं है, तो वो पैसा भी आप शॉर्ट टर्म में यूज कर सकते हो वर्किंग कैपिटल पर्पसेस के लिए। या फिर आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, जैसे कि सीसी लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट ले सकते हो। या फिर आप शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकते हो, जैसे कि आप कमर्शियल पेपर्स को इशू कर दो, वहां से भी मिल जाता है। या फिर आपको सप्लायर क्रेडिट मिल सकता है, जैसे आपके बिजनेस के दौरान आपको उधार पर रॉ मटेरियल मिल जाए, वो भी एक तरीका है। या अदर करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, यानी कि कुछ एक पैसा जो पे करने वाला था वो आपने अभी पे नहीं किया, लेकिन वो पैसा आपके पास पड़ा, लेट से कस्टमर की तरफ से आपको मिल गया है एडवांस, वो भी एक वे आउट है। आपने सैलरीज पे करनी थी, अभी पे करी नहीं है, ठीक है, तो वो भी आपके पास एक सरप्लस वर्किंग कैपिटल अवेलेबल रहती है, राइट। दीज आर द थिंग्स अवेलेबल। तो एक बिजनेस को 10 लाख की वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो उसने अपने खुद के फंड्स जो डाले वो थे 3 लाख रुपए के, 2 लाख का सप्लायर क्रेडिट मिल गया और 5 लाख का उसने सीसी लिमिट ले लिया, ठीक है, बैंक से, तो 10 लाख की जो रिक्वायरमेंट थी वो हो गई पूरी, वो हो गई पूरी। तो इस तरह से आपके अलग अलग सोर्सेज हैं। क्या क्या सोर्सेज हैं? आपको बिजनेस कंट्रीब्यूशन यानी कि ओन्ड फंड्स से पैसा मिल सकता है, जो भी ओन्ड फंड्स हैं वहां से मिल जाएगा। आपको उधार पर पैसा मिल सकता है, यानी कि आपने लेट से बिजनेस में उधार ले लिया, वहां से पैसा मिल गया शॉर्ट टर्म के लिए। आपने एडवांसेस ले लिए कस्टमर से, एडवांस पेमेंट ले ली कस्टमर से, वो भी बेसिक आपके लिए वर्किंग कैपिटल हो गई। लेट से एक तरफ तो मैंने जिससे सामान लेना था उससे अपना सामान उधार पर ले लिया, और जिसको सामान बेचना था उससे भी एडवांस आ गया, तो दोनों तरफ से वर्किंग कैपिटल बन जाती है। सैलरीज पेएबल करनी थी, पे करने वाली थी, अभी पे नहीं करी है, वो भी कहीं ना कहीं मेरा मुनाफा हो गया, ठीक है। तो ये सभी वर्किंग कैपिटल बन जाती हैं। अब बैंक फाइनेंस की कैलकुलेशन के बारे में समझते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अलग अलग मेथड्स हैं, 3 मेजर मेथड हमारे पास होते हैं। एक है टंडन कमेटी के मेथड 1 एंड मेथड 2 के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है नायक कमेटी का मेथड, जिसको हम पीएटीओ मेथड यानी कि प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो है सीबीएम, जो कि सीजनल इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कैश बजट मेथड।
सबसे पहले बात करने वाले हैं टंडन कमेटी मेथड के बारे में। टंडन कमेटी मेथड ने, जैसे मैंने आपको बताया, 3 मेथड बताए थे, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मेथड 3 जो कि कोर एसेट्स के ऊपर बेस्ड था, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि हम इसको नहीं जांचेंगे, इसको नहीं अपनाएंगे। वो कह दिया था तो हम भी नहीं अपना रहे हैं। और मेथड 1, मेथड 2 है। और हम इससे निकालते क्या है? जो आपके पास टंडन कमेटी मेथड है, व्हाट डू वी बेसिकली कैलकुलेट फ्रॉम दीज मेथड्स? तो हम इनसे निकालते हैं एमपीबीएफ। क्या निकालते हैं? एमपीबीएफ, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। वी डू कैलकुलेट ओनली एंड ओनली वन थिंग। जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, जिसको एमपीबीएफ कहते हैं। यानी कि जो पैसा मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में लोन के रूप में दिया जा सकता है बैंक के द्वारा, वो कैलकुलेट करते हैं हम बाय द मेथड 1 एंड मेथड 2। अब एज पर द मेथड 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेथड 1 के हिसाब से क्या चीज करनी पड़ेगी। तो बोरोर को वर्किंग कैपिटल गैप का 25% मार्जिन, ये जो पॉइंट पहला है, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू मार्जिन। यानी कि बोरोर की जो कंट्रीब्यूशन होती है इन द केस ऑफ मेथड 1, वो होती है वर्किंग कैपिटल गैप, जिसको हम WCG कहते हैं, उसका 25%। तो वर्किंग कैपिटल गैप का 25% आपको लेकर के आना पड़ेगा। और वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल गैप? अगर आप टोटल करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दो, अदर देन द बैंक बोरोइंग्स, अदर देन द बैंक बोरोइंग्स, तो वो आपके पास बन जाता है वर्किंग कैपिटल गैप। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पर। तो एक तरफ मेरे पास टोटल करंट एसेट्स है एंड माइनस द करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग, यानी कि अगर कोई पहले बैंक बोरोइंग की हुई है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल गैप। एंड ये वर्किंग कैपिटल गैप में से हम माइनस कर देंगे 25%, क्योंकि उसी का जो वर्किंग कैपिटल गैप का मार्जिन ही हमने कंसीडर करना था। तो ये एज पर मेथड 1 मेरे पास बन जाता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। इसको डिनोट हम करते हैं एमपीबीएफ एंड साथ में 1 लिख सकते हैं, सो एज टू गिव यू आइडिया कि एमपीबीएफ 1 है। तो कंसीडर कर लो कि टोटल करंट एसेट्स लेट से मेरे पास थे 300 के, और जो मेरे पास करंट लाइबिलिटीज अदर देन द बैंक बोरोइंग थी, लेट से वो मेरे पास हैं 200। ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ कि करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग माइनस बैंक बोरोइंग है। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास जो फिगर बन रही है वो बन रहा है क्या? वर्किंग कैपिटल गैप। यानी कि पूरी की पूरी जो फिगर बनी है ये वर्किंग कैपिटल गैप है, माइनस 25% ऑफ WCG। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर। सो इट इज 100 माइनस 25% ऑफ 100, इट इज 25। तो ये आंसर हमारे पास आता है 75 का। नाउ यहाँ पर जो 75 हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर द मेथड 1। एंड जो मार्जिन मेंटेन किया वो ये था, दिस इज द मार्जिन जो कस्टमर को मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज 25% ऑफ द एमपीबीएफ, राइट? इस हिसाब से होता है। अगर मेथड 2 की बात करें तो यहां पर जो मार्जिन होता है इन केस ऑफ मेथड 2, जो मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है कस्टमर को, वो रहता है 25% ऑफ द टोटल करेंट एसेट्स। तो जितने भी टोटल करेंट एसेट्स आपको दिए होंगे उसका 25% आपको एज मार्जिन मेंटेन करना होता है। एंड रेस्ट जो अमाउंट आपके पास बचता है वो बचता है एमपीबीएफ एज पर द मेथड 2, राइट? अगेन इसके बेस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। तो बोरर को जैसे मैंने आपको बताया एक मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स। फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल करंट एसेट्स में से अगर मैं 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स को माइनस कर दूं, साथ में करंट लाइबिलिटीज अदर देन द बैंक बोरोइंग्स माइनस कर दूं, तो मेरे पास बन जाएगा एमपीबीएफ मेथड 2 का मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। थर्ड मेथड में हम क्या करते हैं? बोरर को 100% ऑफ द कोर एसेट्स एंड 25% ऑफ द अदर करंट एसेट्स का मार्जिन लेकर के आना पड़ता है, दैट इज द केस। उसको हम फिलहाल के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं अलग अलग फिगर्स। तो एक साइड पर मेरे पास है करंट लाइबिलिटीज एंड दूसरी साइड पर है मेरे पास करंट एसेट्स, राइट? एंड करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले ध्यान से समझेंगे कि किस चीज को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि मेजर चीज जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप डील कर रहे हो विद द टंडन मेथड्स, यानी कि टंडन कमेटी के मेथड के साथ डील कर रहे हो,
तो सबसे पहली चीज जिसको आपको ध्यान में रखना है वो है वर्किंग कैपिटल गैप की कैलकुलेशन। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, एंड दैट इज अ मेन थिंग, वही आपका मेजर पार्ट है। ठीक है, तो हमें मेन फोकस किसके ऊपर करना है, WCG की कैलकुलेशन के ऊपर। अगर ये कैलकुलेशन हो गई तो न्यूमेरिकल इजीली हो जाएगा, राइट। तो मुझे दिए गए हैं क्रेडिटर फॉर परचेजर्स, तो इसको तो एक्सक्लूड नहीं करना, ये तो सही है। अदर करंट लाइबिलिटीज कोई इश्यूज नहीं है। TCL, ठीक है, TCL अदर देन बैंक बोरिंग्स, आपके पास टोटल करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग दी गई है 100 की, वो भी ठीक है। बैंक बोरिंग दी गई है 200 की, बैंक बोरिंग्स आर गिवन ऑफ 200 ओवर हियर। ठीक है, तो जब मैं अदर करंट लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूं तो वही मेरे पास क्या है, दैट इज एक्चुअली द, यहां पर करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग्स है, तो ये मेरी अदर करंट लाइबिलिटीज, दीज आर OCL, ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यही चीज मेरे को चाहिए थी। अच्छा, टोटल करंट एसेट्स कितने दिए गए हैं, टोटल करंट एसेट्स आर गिवन टू बी 370। तो वर्किंग कैपिटल गैप जो होगा वो क्या होगा, दैट इज अगेन टोटल करंट एसेट्स माइनस OCL करंट लाइबिलिटीज अदर देन द बैंक बोरिंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बन जाता है, करंट एसेट्स हैं 370 के, और अदर देन बैंक बोरिंग्स मेरे को दी गई हैं 350। अगर नहीं भी दिया गया OCL तो कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल करंट एस लाइबिलिटीज माइनस द बैंक बोरिंग्स। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 350 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 150, वो ऑलरेडी मुझे दिया गया है यहाँ पर, तो माइनस कर देंगे 150। तो वर्किंग कैपिटल गैप जो आ रहा है वो आ रहा है 220, दिस इज कमिंग आउट टू बी 220, राइट। तो MPBF1 क्या बनेगा, व्हाट विल बी MPBF1, ऑलरेडी बता दिया आपको कैसे करेंगे। तो MPBF1 क्या बन जाएगा, इट विल बी टोटल करेंट एसेट्स, जितने भी आपके पास टोटल करेंट एसेट्स हैं, ठीक है, तो वो तो हमने कैलकुलेशन कर ली है। MPBF1 में क्या होता है, दिस इज WCG यानी कि वर्किंग कैपिटल गैप माइनस द मार्जिन माइनस 25% ऑफ द WCG, तो यानी कि 220 माइनस 25% आप कर लेंगे एंड यू विल बी हैविंग द आंसर, जो हमारे पास आता है रिलेटेड टू कैलकुलेशन करके 165 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो आंसर यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का जो आया एज पर द मेथड 1, दिस इज कमिंग आउट टू बी 165, ये 165 आ गया। अच्छा, अब एज पर द क्वेश्चन अगर बाकी सब चीज़ों को भूल जाएं, अगर इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, तो अगर एज पर द क्वेश्चन देखें तो MPBF मेरे पास कितना आया मेथड 1 के हिसाब से, ये आ गया 165। मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ MPBF एंड साथ में लिख देते हैं यहाँ पर 1। तो ये मेरे पास कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 165, राइट। और बोरोइंग्स पहले कितनी दी गई थी, बोरोइंग्स वर गिवन टू बी 200, यानी कि एक्सेस फाइनेंसिंग जो की गई थी पहले, एक्सेस फाइनेंसिंग जो की गई थी कितनी की गई थी, दैट इज 200, और बनता कितना था देना 165, तो एक्सेस कितनी हो गई 35 का फाइनेंस एक्स्ट्रा दिया गया था। और अगर मैं इसी एक्सेस फाइनेंसिंग के हिसाब से कैलकुलेट करूं, यानी कि बैंक बोरोइंग्स को अब मैं 200 नहीं मानता, लेट्स से मैं इसको कहता हूं कि मेरे पास 35, सॉरी 165 ही था, 165 ही था, ठीक है, उसके हिसाब से कंसिडर करते हैं। तो पुरानी करंट रेशो देखें, करंट रेशो ओल्ड अगर देखें तो वो कितनी बनती है, करंट रेशो ओल्ड बनेगी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज। जो करंट एसेट थे वो कितने थे, वो थे 370, ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है, पहले की पुरानी वाली 350 है। तो पुरानी जो करंट रेशो हमारे पास बन रही थी वो करंट रेशो कितनी बन रही थी, लेट्स हैव अ लुक एट इट, जल्दी से देखते हैं, आप भी कैलकुलेटर उठाइए। सो 370 डिवाइडेड बाय 350 दैट इज 1.057, जो पुरानी करंट रेशो थी वो 1.057 बन रही थी। अच्छा, करंट रेशो अगर न्यू देखें, नई करंट रेशो क्या बनेगी, करंट एसेट्स कितने हैं वो तो सेम है 370, और करंट लाइबिलिटीज नई वाली क्या बनेगी, वो तो 350 नहीं बनेगी, अब 35 रिड्यूस होगी ना, तो वो बन जाएंगी 315, कितने बन जाएंगे 315 बन जाएंगी। तो यहाँ पर उसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 370 डिवाइड बाय 315 315, तो वो कितनी आ रहा है, रेशो कितनी आ रही है अब 1.17:1 आ रही है। और यही चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी कि मेथड 1 के केस में जो मिनिमम करंट रेशियो आपकी मेंटेन्ड होती है एज पर द मेथड 1, जो मिनिमम करंट रेशियो मेथड 1 के हिसाब से मेंटेन्ड होती है दैट इज 1.17:1। क्लियर है चीज,
इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर डायरेक्ट पूछी जाती है। एंड ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था WCG कैलकुलेट करने के बाद, हमने उसको एज मार्जिन 25% सेपरेट कर दिया। वी गॉट अवर MPBF मेथड वन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेथड टू। मैं एक बार आपकी सूलियत के लिए यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं उनको रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो। राइट, नाउ वी आर जंपिंग टुवर्ड द मेथड टू। मेथड टू की तरफ हम अभी बढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशंस बाकी सभी यहीं पर हैं, तो लेट्स सॉल्व इट जल्दी से। यहाँ पर मेथड टू को सॉल्व करते हैं, यानी कि MPBF2। राइट, एंड इसके केस में मार्जिन क्या था? WCG तो हम देख ही रहे थे कि WCG है -25% ऑफ द करेंट एसेट्स, दिस वाज द मार्जिन। राइट, तो हमने WCG कितना कैलकुलेट किया था? यहाँ पर WCG देखिए, टोटल हमारे पास कितना था? टोटल करंट एसेट्स, WCG का फॉर्मूला फिर से, ताकि भूलना नहीं है, टोटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स, यानी कि बैंक बोरोइंग्स को तो शामिल नहीं करना है, और वो फिगर ऑलरेडी दे रखी है, 370 करंट एसेट्स हैं और ये फिगर 150 है। तो हमारे पास जो WCG आया दैट केम आउट टू बी 220। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 220 and minus 25% of the total current assets, which is 370. तो if we are to calculate the 25% of the 370, तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 92.5। ये वाली फिगर आ रही है 92.5। एंड अगर कैलकुलेशन करके देखें तो 220 माइनस 92.5, तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस की कैलकुलेशन कहती है 127.5। फॉर मेकिंग कैलकुलेशन इजी, लेट्स से इट इज 128। ठीक है, तो अब MPBF जो मेथड टू के हिसाब से मेरे पास आ रही है वैल्यू, एज पर द मेथड टू, MPBF2, ये वैल्यू आ गई है 128। ठीक है, तो एक्सेस बोरोइंग कितनी बन जाएगी? काइंडली जल्दी से बता दीजिए, व्हाट इज एक्सेस बोरोइंग? हमने पहले कितना लोन दे रखा था? 200 का लोन दे रखा था, जबकि बनता कितना था? बनता कितना था? 200 नहीं बनता था, बनता था सिर्फ 128। यानी कि एक्स्ट्रा जो लेंडिंग हमने की हुई थी वो 72 की एक्स्ट्रा लेंडिंग हमने की हुई थी, जो बनती नहीं थी। राइट, दैट वाज रिलेटेड टू इट। तो अगर अब हम देखें पुरानी करंट रेशियो, वो तो है 1.057, लेकिन नई करंट रेशियो क्या होगी? बोरिंग कितनी चाहिए थी? 200 नहीं चाहिए थी, चाहिए थी 128। और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो नई जो करंट लाइबिलिटीज बनेंगी दैट विल बी 350 माइनस 200, एंड साथ में अब कर देंगे नई वाली बोरिंग जो अलाउड होती, यानी कि ये फिगर होती 278। तो नई करंट रेशियो एज पर द मेथड टू वो बन जाती करंट एसेट्स, यानी कि 370 डिवाइडेड बाय द करंट लाइबिलिटीज, दैट इज 278। तो 370 डिवाइड बाय 278, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1.33.09। सो यही चीज हम इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि मेथड टू के केस में जो मिनिमम रेशियो मेंटेन रहती है, मिनिमम करंट रेशियो जो मेंटेन रहती है, दैट इज 1.33:1। और मेथड वन के केस में जो मिनिमम करंट रेशियो मेंटेन रहती है दैट इज 1.17:1। एंड इसको अब हमने थ्योरेटिकली एंड फर्दर फंडामेंटली यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि ये करंट रेशियो इतना रहता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड वन एंड मेथड टू। ये सिंपली कैलकुलेशंस हैं, आप अपने रेफरेंस के लिए अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इसी चीज़ को हमने इस्टेब्लिश किया कि मिनिमम करंट रेशियो जो यहाँ पर मेंटेन रहती है, एंड दैट इज 1.33:1 फॉर द मेथड वन एंड मेथड टू, एंड फॉर मेथड वन इट इज 1.17:1। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दी गई है, टोटल करंट एसेट्स आपको दिए गए हैं 500 लाख के, क्रेडिटर्स अदर देन द अदर लाइबिलिटीज जो दी गई हैं, यानी कि एक्सक्लूडिंग बैंक बोरिंग जो दी गई है वो है 200 लाख की, बैंक बोरिंग जो है वो 300 लाख की है, एंड कोर एसेट जो है 100 लाख के हैं। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आपने निकालने हैं यूजिंग द मेथड वन एंड मेथड टू। तो मेथड वन के हिसाब से आपके पास टोटल करंट एसेट जो है वो 500 के हैं, एंड करंट लाइबिलिटीज अदर देन द बैंक बोरिंग आपको 200 दी गई है वैल्यू। तो वर्किंग कैपिटल गैप आपने कैलकुलेट कर लिया, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए स्टेप। तो ये स्टेप जो होता है इस केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर फॉर योर रेफरेंस
कि WCG को कैलकुलेशन करना। अब पहला मेथड तो यहीं पे हो गया, तो WCG आ गया 300, तो 300 माइनस 25% ऑफ 300 दैट इज 225 लाख। तो ये MPBF मेथड 1 के हिसाब से आ गया कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो है वो कितना है, राइट। और मेथड 2 के हिसाब से देखें तो करंट एसेट्स का आपको मेंटेन करना पड़ेगा 25%, विच वी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास 25% था एंड वी कैलकुलेटेड टू बी 125 लैक्स, ठीक है। तो ये MPBF आपके पास आ गया मेथड 2 के हिसाब से। वेरी इजी क्वेश्चंस एंड आपके कंसेप्ट जस्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करेंगे एंड कल की वीडियो में CBM भी क्लियर करेंगे और साथ के साथ और चीज़ें इंपॉर्टेंट भी देखेंगे। सो ये चैप्टर हम कवर करें 19 एंड पार्ट 2 का वीडियो हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए भी चीज़ है, आपको एक नंबर सेव करना है। नंबर कौन सा है? डेट इज़ 83609 एंड फर्दर 44207। इस नंबर को सेव कर लो। क्या लिख करके सेव करना है? जस्ट लिख लो CAIIB गुरु। इस नंबर को सेव कर लो, ये लिख करके अपने मोबाइल में, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। क्या लिख के? सेव्ड फॉर CAIIB। सिंपली लिख दो सेव्ड फॉर CAIIB। जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको वो आने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, एंड फर्दर ज्वाइन कर लो अभी कि अभी हमें हमारी अपडेट लिस्ट को, ताकि आपको आगे आने वाले सब अपडेट्स मिल पाए। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।